एक से शुरू करें। किसी भी उस व्यक्ति के लिए जिसने कुछ महत्वपूर्ण करने हेतु कभी एक भी ध्येय निर्धारित नहीं किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में ध्येय भावविहीन करने वाले हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आपको भावविहीन ना करते हैं, आइए हम जज जिगलर द्वारा अपने सेमिनार में सेल्स के लोगों को दी जाने वाली सलाह पर गौर करें। यदि आपने पहले कभी ध्येय निर्धारित नहीं किए तो मेरा आपको सुझाव है कि आप किसी एक निकट दूरी के ध्येय से शुरुआत करें। अपना अब तक का सर्वोत्तम माह चुनें, उसमें 10% और जोड़ें एवं उसे अपना एक माह का ध्येय बना लें। इस माह के दौरान अपना सर्वोत्तम दिन लें, उसे लिख कर अपने सामने रखें। उस सर्वोत्तम दिन के नीचे अपने एक माह के ध्येय को पाने के लिए आवश्यक प्रतिदिन के औसत को लिखें। आपका औसत दिन का लक्ष्य आपके सर्वोत्तम दिन की उपलब्धि से इतना छोटा होगा कि आप पूरी तरह विश्वस्त हो जाएंगे कि अपने एक माह के ध्येय तक पहुंच सकते हैं। माह के अंत में यदि आप अपने ध्येय पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको तिमाही ध्येय निर्धारित करने चाहिए, अन्यथा मासिक ध्येय दोबारा निर्धारित करें। यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे ध्येय की ओर बढ़ने से पहले आप पहले वाले ध्येय तक पहुंच जाएं। अपने मासिक ध्येय को पा लेने के बाद उसे 3 से गुना करें और अपने तिमाही ध्येय हेतु उसमें 10% जोड़ें। इस बार बिक्री के सर्वोत्तम सप्ताह को अपने सामने रखें। तिमाही को 13 खंडों में विभाजित करें और अपने त्रैमासिक लक्ष्य को पाने के लिए हर हफ्ते के औसत को अपने सामने रखें। आपके पश्चात सप्ताह का औसत लक्ष्य आपके सर्वोत्तम सप्ताह की बिक्री से काफ़ी कम होगा, परंतु औसत को बनाए रखने से आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। लक्ष्य प्राप्ति वाली तिमाही के बाद आप अपने तिमाही परिणामों को लेकर उसे 4 से गुना करके एवं 10% जोड़कर आप अपने वार्षिक लक्ष्य को निर्धारित करने की अवस्था में होंगे। यह 10% वाली प्रणाली तर्कसंगत है और वहां तक पहुंचा जा सकता है, परंतु इसकी अटलता से आपको पर्याप्त बढ़ोतरी हासिल होगी। मूल्य प्रणाली पहले जैसी ही है। अपना सर्वोत्तम बिक्री वाला महीना लें, इसे एक कार्ड पर मोटा मोटा लिख लें, फिर अपने वार्षिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर महीने की जाने वाली औसत बिक्री की गणना करें। इससे व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होगी और फिर भी मासिक औसत आपके सर्वोत्तम माह से इतना कम होगा कि आप में विश्वास रहेगा कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए खिलौने, तैराकी की पोशाकें, नर्सरी, लोन, फर्नीचर का व्यापार आदि बहुत हद तक मौसमी होते हैं। वे बदलाव जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उनकी भरपाई करने के लिए आपको कुछ तालमेल बिठाने होंगे। एक बार जब आपने अपने आप से वादा कर लिया है तो आप पाएंगे कि बहुत से सीजनल बिजनेस उतने सीजनल नहीं हैं जितना कि आप सोचते थे और मंदी के दिनों में आप पहले से कई अधिक व्यापार कर रहे होंगे। पहली तिमाही के चालू रहते हुए ही आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान निर्धारित करने हेतु प्रेरित हो जाएंगे। सफलता से सफलता पैदा होती है, इसलिए शुरुआत कर देना सफलता की दिशा में पहला कदम है। अपने ध्येय पर पहुंचने के लिए दरवाजे के ताले खोलना। अपने ध्येय पर पहुंचने के लिए आपको होंडेनी की कहानी को समझना चाहिए। होंडेनी एक कुशल जादूगर होने के साथ साथ ताला खोलने में निपुण था। वह सेकी बगारा करता था कि वह विश्व की किसी भी जेल की कोठरी से 1 घंटे से भी कम समय में भाग सकता है, बशर्ते कि उसे जेल की कोठरी में अपने कपड़े पहने हुए जाने दिया जाए।
ब्रिटिश आइलैंड्स के एक छोटे से कस्बे में एक नई जेल का निर्माण हुआ था, जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने होंडेनी को चुनौती देते हुए कहा, आओ जरा हमें कोशिश करके दिखाओ। होंडेनी को प्रचार और धन से प्यार था, अतः उसने वह चुनौती स्वीकार कर ली। जब तक कि वह वहां पहुंचता, लोगों पर उत्तेजना का बुखार चढ़ चुका था। वह गौरवपूर्ण तरीके से कस्बे में आया और जेल की कोठरी के अंदर चला गया। जब दरवाजा बंद किया जा रहा था तो उसमें से विश्वास टपक रहा था। होंडे ने अपना कोट उतारा और काम करना शुरू किया। वह अपनी बेल्ट में 10 इंच का लचीला सख्त एवं मजबूत स्टील का टुकड़ा छिपाया रहता था, जिसे वह ताला खोलने के लिए प्रयोग में लाता था। 30 मिनट के बाद उसके विश्वास के हाव भाव गायब हो गए। 1 घंटे बाद वह पसीने से तरबतर हो गया। 2 घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया तो हुंडनी उसे टिका हुआ लगभग डे हुआ पड़ा था। आपको मालूम है कि वह दरवाजा कभी बंद ही नहीं किया गया था, सिवाय उसके अपने दिमाग में, जिसमें मान लिया कि वह इतनी मजबूती से बंद किया गया था जैसे हजारे ताले बनाने वाले ने अपने सर्वोत्तम ताले उस पर लगा दिया हो। एक हल्का सा धक्का लगाकर ओंडेनी उस दरवाजे को आसानी से खोल सकता था। कई बार आपके अवसर के द्वार को खोलने के लिए उसे बस जरा सा और धकेलने की जरूरत होती है। जीवन के खेल में आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने ध्यान निर्धारित करते हैं और अपने दिमाग पर लगा ताला खोल देते हैं, तो संसार आपके लिए अपने वैभव एवं पुरस्कारों का ताला खोल देता है। अधिकांश तालाबंद दरवाजे आपके दिमाग में होते हैं। ओह, मुझे कहना चाहिए था कि आपके दिमाग में होते थे, क्योंकि आप पश्च दर पश्च अपने आप को और विस्तार से खोलते जा रहे हैं, है ना? पहुंचता हुआ देखिए। मेजर नेस्मेट हर सप्ताह के आखिरी दिन पर गोल्फ खेलने जाते थे। उनके शॉट्स अक्सर 90 से ऊपर होते थे। फिर उन्होंने 7 वर्षों तक खेलना बिल्कुल छोड़ दिया। आश्चर्य की बात थी, जब वह दोबारा गोल्फ कोर्स पर आए तो उन्होंने 74 आकर्षक शॉट लगाए। गोल्फ से 7 वर्ष के अवकाश काल के दौरान उन्होंने कोई गोल्फ का पाठ नहीं पढ़ा था और उनकी शारीरिक अवस्था खराब हो गई थी। सच तो यह है कि उन्होंने वे 7 वर्ष लगभग 41/2 फुट ऊंचे और 5 फुट से जरा से लंबे पिंजरे में काटे। वे उत्तरी वियतनाम में युद्ध कैदी थे। उनकी कहानी दर्शाती है कि यदि हम मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं और जीवन में अपने ध्येय हासिल करना चाहते हैं, तो हमें खुद को अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए देखना चाहिए। मेजर नेस्मेट 5.5 वर्षों तक, जब उन्हें युद्ध कैदी के तौर पर बंदी बना लिया गया था, एकांत में थे। उन्होंने किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं की और वे सामान्य शारीरिक गतिविधियों की दिनचर्या को करने में भी असमर्थ थे। शुरू के कुछ महीनों में उन्होंने एक तरह से कुछ नहीं किया सिवाय अपनी मुक्ति के लिए आशा और प्रार्थना के। फिर उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्हें अपने होशो-हवास को ठीक रखना है और जिंदा रहना है, तो उन्हें कुछ निश्चित सकारात्मक कदम उठाने होंगे। उन्होंने अपने मनपसंद गोल्फ कोर्स को चुना और अपने पिंजरे में गोल्फ खेलना शुरू कर दिया। अपने दिमाग में ही वे रोजाना पूरे 18 बार गेंद को गोल्फ छेद में डालते थे। वे उन्हें पूरी बारीकी से खेलते थे। जैसे ही वे पहले टी पर पहुंचे, उन्होंने स्वयं को अपने गोल्फ खेलने वाले कपड़ों में देखा। उन्होंने हर उस मौसम की स्थिति की पूरी कल्पना की जिसमें वे खेल चुके थे। उन्होंने टी बॉक्स के सही आकार को, घास को, पेड़ों को, चिड़िया को और गोल्फ के मैदान की पूरी साज सवाट को देखा। उन्होंने अपने बाएं हाथ को क्लब पर रखने के तरीके को और जिस तरह से वे अपना दायां हाथ क्लब पर रखते थे, उसे बारीकी से देखा। उन्होंने बाईं बाजू सीधी रखने के लिए खुद को ध्यानपूर्वक भाषण दिया। उन्होंने नज़र गेंद पर रखने के लिए खुद को समझाया। उन्होंने स्वयं को गेंद पर नज़र टिकाए रखने की याद दिलाते हुए गोल्फ स्टिक को पीछे की ओर धीरे से और आसानी से घुमाने की चेतावनी दी। उन्होंने स्वयं को अपने शॉट
पर गेंद नीचे की ओर घुमाने और सामने की ओर से रखने की हिदायत दी। फिर उन्होंने अपनी कल्पना में फेयर वे पर जाती हुई गेंद की उछाल को देखा। उन्होंने इसे हवा के बीच से उड़ते हुए, जमीन से टकराते हुए और उस वक्त तक घूमते हुए देखा जब तक कि वह बिल्कुल उनके द्वारा चुने गए स्थान पर आकर नहीं रुक गई। उन्होंने अपने दिमाग में उतना ही लंबा समय लिया जितना कि वे गोल्फ के मैदान में अभी गेंद को हिट करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में लेते। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक अर्थपूर्ण विशिष्ट बनने का निश्चय किया, बजाय भटकती हुई भीड़ का हिस्सा बनने। बिना दबाव के अभ्यास करें। पूरे 7 वर्ष तक सप्ताह में 7 दिन उन्होंने अदृश्य गोल्फ के 18 होल्स खेले। एक बार भी वे कभी शॉट नहीं चूके, एक बार भी बॉल कभी कप के बाहर नहीं थमी, एकदम त्रुटि रहित। मानसिक गोल्फ खेलने की प्रक्रिया में मेजर हर रोज पूरे 4 घंटे व्यस्त रहते और फलस्वरूप अपने होशोहवास को कायम रखते थे। वे इससे अपने गोल्फ के खेल में भी बहुत बड़ी बात पैदा करते थे। उनकी कहानी उस बात को दर्शाती है जो मैं कहना चाहता हूँ। यदि आप अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हैं तो वस्तुतः अपने लक्ष्य पर पहुँचने से पहले आपको लक्ष्य पर पहुँचने को अपने दिमाग में देखना चाहिए। यदि आप अपनी कंपनी में वेतन वृद्धि, बेहतर अवसर, बेहतर वेतनमान, बेहतर पारितोषिक, अपने सपने का घर आदि चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस कहानी को दोबारा ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस पद्धति का प्रतिदिन कुछ मिनट अनुसरण करें और फिर एक दिन आएगा जब आप न केवल अपने आप को वहाँ पर पहुँचता देखेंगे बल्कि आप वस्तुतः वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा है कि यह ऐसा अभ्यास है जिसमें कोई दबाव नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुख्य घटना से पहले कुछ भी नहीं अथवा बहुत कम दाव पर लगा होता है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों द्वारा अभ्यास गोल करते हुए खेल से पहले फील्ड गोल किक करने वाले खिलाड़ी द्वारा फील्ड किक करते हुए, मेडिकल स्कूल में युवा डॉक्टर द्वारा लाश पर अभ्यास करते हुए और सेल्समैन द्वारा किसी परीक्षण कक्षा में अपना प्रदर्शन करते हुए। यही होता है क्षेत्र चाहे कोई भी हो। बिना किसी दबाव के पर्याप्त अभ्यास आपको दबाव की स्थिति में होने पर भी बेहतर कार्य निष्पादन की ओर ले आएगा। मेरे अपने मामले में जहाँ तक वजन घटाने का ताल्लुक है, मैंने एक स्लिम लड़के की तस्वीर को साफ तौर से अपने दिमाग में चिपका कर खुद को उस तरह का होते हुए देखा। मैं उसके जैसा दिखने के लिए संकल्पित था। मैंने अपने आप को एक मैत्रीपूर्ण मोटा आदमी देखना छोड़ दिया और मैं एक मैत्रीपूर्ण स्लिम आदमी हो गया। यही सिद्धांत हमारे व्यापार एवं व्यावसायिक जीवन में लागू होता है। विषय पुस्तक ज्ञान कोश की अकेली महिला अचल प्रबंधक बेटी सडीन इस मक्खी परीक्षण एवं पहुँचते हुए देखना सिद्धांत का सही निरूपण करती है। अपने व्यापार कैरियर के शुरुआती दिनों में बेटी को उसके नियोक्ता ने, जो कि एक बड़ी स्टील कंपनी थी, बता दिया था कि चूंकि वह एक महिला थी इसलिए उसकी कार्यकुशलता एवं कार्य के प्रति समर्पण के बावजूद उसकी कभी पदोन्नति नहीं होगी। उस व्यक्ति के लिए जिसकी नीति जार से बाहर कूदना थी, यह स्वीकार नहीं था। अतः बिना किसी दुर्भावना के परंतु बिना हिचकिचाहट या अफसोस के उसने त्याग पत्र दे दिया। बेटी ने अपनी माँ के द्वारा अखबार के उस विज्ञापन को, जो कि उसका जीवन बदलने वाला था, देखने से पहले 2 वर्ष तक अमेरिका के गर्ल स्काउट के साथ काम किया। यह विज्ञापन अच्छे चरित्र वाले उस व्यक्ति के लिए था जो कार्य करने में महत्वाकांक्षी हो और यह फील्ड एंटरप्राइजेस के मार्शल फील्ड द्वारा किया गया था। बेटी ने विज्ञापन का जवाब दिया और इस बारे में कई बार डावाडोल होने के बाद वह विषय पुस्तक ज्ञान कोश को बेचने का प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो गई। उसने जोर शोर से शुरुआत की और व्यापार के हर पहलू में कामयाब रही।
वह 1960 में शाखा प्रबंधक हो गई। उस समय बेटी की इससे ऊंचे जाने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, हर रात को घर आ जाती थी। वही कर रही थी जो करना उसे भाता था, अवसर बांटना और लोगों का निर्माण। और वह नहीं चाहती थी कि घर के दफ्तर से बाहर जाकर काम करे और सड़कें नापती फिरे। 1974 में जब कंपनी में अपने फील्ड से लोगों को पुनर्गठन किया और अचल के उपाध्यक्ष के पद को फील्ड का पद बना दिया, तो बेटी के ध्येय बदल गए। इससे बेटी को सुपुर्ति मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि वह कम यात्रा करके भी फील्ड में काम कर सकती थी। उसने अचल प्रबंधक के पद को, जो कि अचल के उपाध्यक्ष का पद होता है, अपना चौकला लक्ष्य बना लिया। कोई भी अन्य अचल नहीं, बल्कि अचलपात, जो कि मध्य पश्चिमी अचल था। 1 वर्ष से भी कम समय के उपरांत उसने वह पद प्राप्त कर लिया जिससे उसने अपना लक्ष्य बनाया था। बेटी सेडिन दो चीज़ों की ओर संकेत करती है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह जीवन से कम तनाव और अधिक विश्वास से निपटती है, क्योंकि वह अपने हाथ को उसके हाथ में दिए रहती है जो विश्व पर शासन करता। साथ ही हर एक मामले में इससे पहले कि उसे अगला पद मिले, वह खुद को उस पद पर देखती थी। वह इस बात पर जोर देती है कि वह 15 वर्षों तक शाखा प्रबंधक रही, क्योंकि उसने अपने आप को एवं शाखा प्रबंधक के रूप में देखा, न कि एक अचल प्रबंधक के रूप में। खुद को अचल प्रबंधक के रूप में देखने के बाद वह एक अचल प्रबंधक हो गई। हाँ, आपको कहीं पहुंचने से पहले खुद को वहां पहुंचता हुआ देखना चाहिए। जंग और बदबूदार घास फूस। होटसेल विलियम्स, जो कि एक शीर्ष मंच वक्ता है, बताता है कि पूर्वी टेक्सास में अपने लड़कपन में किस तरह वे दो दोस्तों के साथ रेल की पटरियों के एक निर्जन पड़े हुए हिस्से पर खेला करते थे। एक दोस्त औसत कद का तीखा था। दूसरे दोस्त के वजन को देखकर लगता था कि उसने शायद ही कभी किसी समय का खाना छोड़ा। वे तीनों एक दूसरे को चुनौती दिया करते थे कि देखें कौन उस रेल की पटरी पर सबसे दूर तक चल सकता है। होटसेल और उसका एक मित्र कुछ कदम चल पाते और गिर जाते। वह भारी भरकम लड़का चलता ही जाता और पटरी से गिरता नहीं था। आखिरकार झुंझलाहट भरी जिज्ञासा में होटसेल ने उससे इसका रहस्य जानना चाहा। उस मोटे मित्र ने बताया कि होटसेल और उसका मित्र नीचे अपने पैरों की ओर देखते रहते थे और इसीलिए वे गिरते रहते थे। फिर उसने स्पष्ट किया कि वह इतना मोटा था कि अपने पैरों को देख ही नहीं पाता था, इसलिए वह रेल की पटरी पर दूर अपना एक लक्ष्य चुना लेता था और उसकी ओर चलता रहता था। जैसे वह उस स्थान के नज़दीक पहुंचता तो वह कोई दूसरा लक्ष्य चुन लेता, उतनी ही दूर तक जाए जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाएं तो फिर आप हमेशा और आगे देख पाएंगे, और उसकी तरफ चल देता। यह एक अजीब विडंबना है, दार्शनिक लहजे में मोटे लड़के ने बताया कि यदि आप नीचे की ओर अपने पैरों पर देखते हैं तो आपको जग और बदबूदार घास फूस के अलावा कुछ नहीं दिखता। दूसरी तरफ जब आप पटड़ी पर दूसरी दूर देखते हैं तो आप वस्तुतः खुद को वहां पर पहुंचता हुआ देखते हैं। कितनी सच बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अगर होटसेल और उसका मित्र विपरीत पटरियों से एक दूसरे का हाथ थाम लेते तो वह बिना गिरे अनंत दूर तक चलते रहते। वह सहयोग होता एक साथी के साथ ही नहीं, बल्कि अखिल विश्व के नियमों के साथ। जैसा कि जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने कहा था, वही सबसे ऊंचा चढ़ता है दो दूसरों को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। आप जीवन में जो चाहते हैं पा सकते हैं अगर आप दूसरे की जो वे चाहते हैं उसे पाने में पर्याप्त मदद करते हैं। पूरी पुस्तक के दौरान मैं इसे बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि बहुत से नौजवानों के दिमाग में यह कूड़े करकट जैसा विचार भर दिया गया है कि शिखर तक पहुँचने के लिए आपको दूसरे के ऊपर पैर रखना, उनसे दुर्व्यवहार करना और उनसे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वास्तविक में सच इसके बिल्कुल विपरीत है। कैंडियन
हंसों में सहयोग का मूल्य जानने की सहज प्रवृत्ति होती है। आपने निसंदेह रूप से देखा होगा कि वे हमेशा एक वी की आकृति बनाकर उड़ते हैं और वी की एक टांग दूसरे से लंबी होती है। अगर आपको यह देखकर आश्चर्य हुआ हो तो मैं आपको बता दूं कि वी की एक टांग दूसरे से इसलिए लंबी होती है क्योंकि इसमें हंसों की संख्या अधिक होती है। ये हंस लगातार अपना नायक बदलते रहते हैं क्योंकि नायक हंस सामने की हवा से लड़ने में अपनी दाईं तरफ और साथ ही साथ बाईं तरफ के हंसों के लिए एक हार्सिक निर्वात पैदा करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने हवा के टनल परीक्षणों द्वारा पता लगाया है कि झुंड में हंस अकेले हंस की अपेक्षा 72% अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं। आदमी अपने साथियों से लड़ने के बजाय यदि सहयोग करे तो वह भी और ऊंचा और दूर तक एवं और तेज उड़ सकता है। सहायता का एक सबसे अच्छा स्रोत और दुर्भाग्य से जो सबसे उपेक्षित है परिवार है, विशेषकर जीवन साथी। यदि आपकी पत्नी एवं अथवा पति आपके साथ साथ बस चलते रहने के बजाय आपकी सहायता करें तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी और आसानी से पा सकते हैं और ऐसा करने में आपको और अधिक आनंद आएगा। यदि आपका जीवन साथी शुरू में आपके उत्साह में सहभागिता नहीं करता तो बहुत अचंभित अथवा निराश ना हो। तथापि यदि आप अपने विचार के लाभ अपने जीवन साथी को अच्छी तरह से बतला कर उसे यह समझा पाते हैं कि उसका सहयोग एवं रुचि कितना महत्व रखते हैं तो आप दोनों को काफ़ी लाभ होगा। यह नज़दीकी साथ एवं पारिवारिक हित अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप रिश्ते को और अधिक सार्थकता दे पाएंगे। यह अपने आप में धैर्य के अंतर्गत ही एक सुंदर धैर्य है। जब आप दोनों अपने ध्येय की दिशा में शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आप में से किसी को भी सुरंग का आखिरी सिरा दिखाई ना दे, परंतु दुनिया का अपना एक तरीका है न केवल उन पुरुषों या महिलाओं का साथ देने का जो जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, बल्कि यह अक्सर उनके साथ हो लेती है और उनके ध्येय तक पहुँचाने में उनकी मदद करती है। आपको पकड़ जमाने की जरूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में दिमाग युक्त जलिया नष्ट करने वाली मिसाइलें का विकास किया गया। यह विध्वंस का एक शक्तिशाली अस्त्र था। हमारा राष्ट्र जीवित रहने के लिए जीने मरने के संघर्ष से गुजर रहा था, इसलिए इस टारपीडो ने बहुत सनसनी पैदा की। जब टारपीडो को लक्ष्य का निशाना बनाकर चलाया जाता तो यह लक्ष्य पर एक प्रकार से पकड़ बना जमा लेती थी। अगर लक्ष्य हिलता था अथवा दिशा परिवर्तन करता था तो ये टारपीडो भी अपनी दिशा बदल लेती थी। रोचक बात यह है कि इस टारपीडो को आदमी के मस्तिष्क जैसा डिजाइन किया गया था। आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेते हैं। यहाँ तक कि यदि लक्ष्य को खिसका दिया जाए अथवा आपको किनारे पर कर दिया जाए तो भी एक बार यदि आपने अपनी पकड़ जमा ली तो आप अपने लक्ष्य को भी अभी भेज देंगे। हर एक क्षेत्र में पेशेवर सोच रखने वाला व्यक्ति आपको बता देगा कि बास्केटबॉल को शूट करने से पहले, गोल्फ बॉल को डालने से पहले, एक सेल्स कॉल करने से पहले आदि वह लक्ष्य प्राप्त होता देख लेता है। संक्षेप में वह लक्ष्य को भेदने से पहले उस पर अपनी पकड़ जमा लेता है। अगर आप एक माँ हैं और एक बेहतर माँ बनना चाहती हैं तो अपनी पकड़ जमाइए और लक्ष्य को प्राप्त होता देखिए। अपने आप को वे चीज़ें करती हुई देखिए जो आपको एक बेहतर माँ बनाती हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो अपने आप को वे चीज़ें करता हुआ देखिए जो आपको एक बेहतर डॉक्टर बनाएंगे। यदि आप ईसाई हैं और एक बेहतर ईसाई होना चाहते हैं तो वही चीज़ आप पर भी लागू होती है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और एक बेहतर विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो अपने आप को एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में देखना शुरू करें। यदि आप चोटी के सेल्समैन होना चाहते हैं
तो अपने आप को ऐसे देखें जैसे कि आप पहले से ही चोटी के सेल्समैन हो। ऐसा करने से आपके अंदर की अदृश्य शक्ति सबको इकट्ठा करना शुरू कर देती है और वे आपको लक्ष्य की ओर संचालित करती है। मैं जरूर चढ़ूंगा। कुछ वर्षों पहले मैटरहॉर्न की उत्तरी दीवार पर चढ़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया गया। एक ऐसा कौशल जो पहले कभी संपन्न नहीं हुआ था। संवाददाताओं ने दुनिया भर से आए अभियान सदस्यों के साक्षात्कार लिए। एक संवाददाता ने दल के एक सदस्य से पूछा, क्या आप मैटरहॉर्न की उत्तरी दीवार चढ़ने वाले हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इसके लिए अपना पूरा दम लगाने वाला हूँ। अन्य संवाददाता ने दूसरे संदेश से पूछा, क्या आप मैटरहॉर्न की उत्तरी दीवार चढ़ने वाले हैं? आरोहक चढ़ाई करने वाला ने जवाब दिया, मैं अपनी ओर से जितना अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ करने वाला हूँ। फिर एक दूसरे सदस्य से पूछा गया तो उसने कहा, मैं इसके लिए एक अच्छी कोशिश करने वाला हूँ। अतः किसी संवाददाता ने एक अमेरिकी नौजवान से पूछा, क्या मैटरहॉर्न की उत्तरी दीवार चढ़ने वाले हैं? अमेरिकी नौजवान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं जरूर मैटरहॉर्न की उत्तरी दीवार पर चढ़ूंगा। सिर्फ एक ही आदमी उत्तरी दीवार पर चढ़ पाया। यह वही आदमी था जिसने कहा था, मैं जरूर चढ़ूंगा। उसने लक्ष्य को प्राप्त होते देखा था। प्रयास के हर एक क्षेत्र में, चाहे हमें एक बेहतर काम की और अधिक भौतिक वस्तुओं की, ईश्वर से समीपता की और अधिक प्यारे बच्चों की एक स्थायी एवं प्रसन्न वैवाहिक जीवन की तलाश हो, हमें उसे प्राप्त कर लेने से पहले प्राप्त किया हुआ देखना चाहिए। आप क्या देखते हैं? मैं सोचता हूँ यह महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद अली, जो अपने कैरियर कले के नाम से जाना जाता था, यह पुस्तक लिखे जाने के समय तक केवल 2 मुकाबलों में हारा था। मैं सोचता हूँ कि यह भी महत्वपूर्ण है कि केवल 2 मुकाबलों में उसने अगर शब्द का प्रयोग किया था, अगर मैं यह मुकाबला हार गया। उसके कथन में कुछ भविष्य सूचक था। उसने मुकाबले की तैयारी कुछ इस तरह से की थी कि वह असफल हो गया। उसने नकारात्मक दृष्टिकोण से खुद को पहुँचता हुआ देखा था। ईसाई धर्म प्रचारक पीटर, इससे पहले कि वह पानी में डूबना शुरू हुआ, कुछ दूरी तक पानी के ऊपर चला था। धर्म ग्रंथ साफ तौर पर कहते हैं, जब उसने हवा का गोल घेरा देखा तो वह डर गया। उस क्षण वह डूबना शुरू हो गया। उसने हवा को क्यों देखा? वह क्यों डूबा? जाहिर है क्योंकि उसने अपनी आंखें दह से हटा ली थी। दह जो कि जीसस क्राइस्ट से थे। जब आप अपनी आंखों से दह से हटा लेंगे, आप भी डूबना शुरू कर देंगे। हाँ, जब आप खुद को लक्ष्य पर पहुंचता हुआ देखते हैं, भले ही सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, तो आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जब आप अपनी आंखों को दह पर रखते हैं तो उस दह पर पहुंचने की संभावना अपरिमेय रूप से बेहतर हो जाएगी। यह सच है, चाहे जीत का मामला हो अथवा हार का। ऊपर देखें। जहाज चलाने के प्राचीन दिनों में एक नौजवान नाविक पहली बार समुद्र में गया। उसने उत्तरी अंटार्कटिका में जहाज का एक भारी तूफान से सामना हो गया। नाविक को मस्तूल की चोटी पर जाकर जहाज के पाल को सुव्यवस्थित करने का आदेश दिया गया। जैसे ही उस नौजवान ने चढ़ना शुरू किया, उसने गलती से नीचे की ओर देख लिया। जहाज को लपेटती हुई उछलती हुई लहरों ने उसको एक डरावना अनुभव करा दिया। नौजवान ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके नीचे खड़ा हुआ एक पुराना नाविक चिल्लाया, ऊपर देखो बेटे, ऊपर देखो। नौजवान नाविक ने ऊपर देखा और अपना संतुलन फिर से पा लिया। जब चीजें बुरी दिखें तो यह जानने की कोशिश करें कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं देख रहे हैं। जब आप सूरज की ओर देखते हैं तो आपको कोई परछाई दिखाई नहीं देती। पीछे की ओर देखिए और आप एक हैंडसेल बना देते हैं। आगे की ओर देखें और आप एक अमेरिकी जंगल घोड़ा बना देते हैं। जब दृश्य अच्छा ना लगे तो ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। यह हमेशा अच्छा होता है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके नियमों को लागू करें जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उन्हें उनके साथ जोड़ें और आप अपने ध्येय पर पहुँच जाएंगे। इसके लिए हरकत
कार्य क्रियाशीलता चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, आपको अपने ध्येय पर पहुंचने के बाद क्या मिलता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप अपने ध्येय पर पहुंचने से क्या हो जाते हैं। आपको अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको ध्येय रखना महत्वपूर्ण लगता है? क्या आपने यह पता लगाने के लिए कि आप कहाँ पर हैं अपना रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है? क्या आपने अपने ध्येय निर्धारण की दिशा में पहला कदम उठा लिया है? क्या आपने उन बाधाओं की सूची बनानी शुरू कर दी है जो आपके और आपके ध्येय के बीच खड़ी हैं? क्या आप कम से कम आंशिक रूप से ध्येय पर पहुंचना देख सकते हैं? यदि आपने इन सभी सवालों का जवाब हाँ में दिया है तो सीढ़ियों का रास्ता वाले पृष्ठ पर ध्येय शब्द के चारों ओर एक मोटा वर्ग बना दें। फिर अपने ट्रिगर पेज पर अपने ध्येय निर्धारण संबंधी वायदों के बाबत रिकॉर्ड रखने को 30 दिनों में पूरा कर लेने के बारे में लिखें। उस समय फिर इस पृष्ठ पर आए और ध्येय शब्द के चारों ओर एक वृत्त बना दें। अपने ध्येय को 3x5 इंच के एक या एक से अधिक कार्ड्स पर लिख ले। इसको सफाई के साथ छपवाना या टाइप कराना सुनिश्चित कर लें ताकि आप हर लाइन के हर शब्द को आसानी से पढ़ सकें। इन कार्ड्स को प्लास्टिक में सील कर ले और इन ध्येय को हर समय अपने साथ रखें। उनकी गति उनकी प्रतिदिन समीक्षा करें। बाद के अध्याय में आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि ऐसा करना क्यों महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए हमारा उद्देश्य क्रियाशीलता है। याद रखिए, संसार के सबसे बड़े रेल के इंजन को इसकी गतिहीन अवस्था में बस इसके आठों पहियों के सामने 1 इंच के लकड़ी के टुकड़े रख देने पर पटरियों पर रोके रखा जा सकता है। वह इंजन जब 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हो तो लोहे की छड़ों से मजबूत की गई सीमेंट या कंक्रीट की 5 फीट मोटी दीवार को तोड़कर गुजर सकता है। जब आप हरकत में अर्थात क्रियाशील होते हैं तो आप भी उसी की तरह होते हैं। अब शुरू हो जाइए और आप और बाप के उस पट्टे की उठा दीजिए उन रुकावटों से जो आपके व आपके ध्येय के बीच खड़ी हैं। बिट जाइए। इस खंड के पूरा हो जाने के साथ आप तीसरे नंबर के पायदान पर हैं। जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह बैठने के लिए नहीं बनी है। आप अपने पैर को इस पर बस उतनी देर रोक कर रखते हैं जितनी देर से आप चौथे नंबर के पायदान पर कदम बढ़ाते हैं। ऐसा सोचकर अपना पैन उठाइए और तीसरा पायदान पर मोटे अक्षरों में लिखे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। अध्याय 1। क्या सही नजरिया महत्वपूर्ण है? औसत दर्जे की योग्यता के लिए 30,000 स्कूल। क्या आप अधिक धन कमाना, अधिक मस्ती करना, जीवन का और आनंद लेना, थकान कम करना, प्रभावीपन बढ़ाना, अपने पड़ोसी से बेहतर संबंध रखना, समाज के प्रति और अधिक स्थान देना, बेहतर तंदुरुस्ती का आनंद लेना एवं पारिवारिक संबंधों को सुधारना पसंद करेंगे? नहीं, यह आप कोई अपने दैनिक घरेलू समस्याओं से संबंधित धारावाहिक की कथा वस्तु नहीं पढ़ रहे, ना ही यह कोई हैंडी कोल द्वारा पैदा हो गया है। तथापि ये सब चीज़ें ना केवल संभव हैं बल्कि सोचने के सही ढंग से पूरी तरह से संभावित है। अमेरिका में आज 30,000 से अधिक स्कूल हैं जो आपको पैर के अंगूठे के नाखून काटने व भारी मशीन चलाने से लेकर टोनिस निकालने तथा बाल घुंघरालू करने तक हर चीज़ सिखाते हैं। तथापि ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जो आपको सिखा दे कि बिना सही सोचने के ढंग के औसत दर्जे से बेहतर कैसे हुआ जा सकता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई सहमत है, चाहे आप डॉक्टर, वकील, अध्यापक, सेल्समैन, माँ बाप, बच्चे, डेमोक्रेट, रिपब्लिकेशन, प्रशिक्षक अथवा खिलाड़ी हो। उन सब की राय यही है कि जब आप कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ आपके नज़रिए का होता है। संक्षेप में, आपका नज़रिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सोचने के सही ढंग का समर्थन करने के प्रबल शासकों के बावजूद शिशु विद्यालय से लेकर स्नातक कॉलेज तक हमारी समूची
शिक्षा व्यवस्था हमारे जीवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कारक की एक तरह से उपेक्षा करती है अथवा उससे अपरिचित अपरिचित है। हमारी शिक्षा का 90% हमें तथ्यों एवं आंकड़ों को हासिल करना बताता है एवं केवल 10% का संबंध हमारी भावनाओं अथवा नजरिए से है। और यह 10% भी थोड़ा गुमराह करने वाला है, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी अधिक का लक्ष्य तो बस खेल प्रतियोगिता या एवं उनमें जुड़ी गतिविधियां हैं। बैड पंप, स्काईवेड या चीयर लीडर आदि। यह आंकड़े सच में अविश्वसनीय हैं। ये कष्टदायक लगते हैं जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे सोचने वाले मस्तिष्क का आकार हमारे महसूस करने वाले मस्तिष्क की तुलना में केवल 10% है। पढ़ते रहिए, वह आगे और बदतर हो जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि हमारी सफलता, कार्य संपत्ताओं, प्रोन्नतियां आदि में 75% योगदान हमारे नजरिए का रहता है और केवल 15% हमारी तकनीकी विद्वत्ता का। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हम अपने शिक्षा संबंधी समय एवं डॉलर्स का 90% उस हिस्से को विकसित करने के लिए खर्च कर रहे हैं जो हमारी सफलता के 15% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। हम अपने समय एवं धन का 10% अपने उस हिस्से को विकसित करने के लिए खर्च करते हैं जिसका हमारी सफलता 85% हिस्सा होता है। और इसमें खुशी एवं आनंद जैसी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यही प्रमुख कारण है कि शिखर पर मिलेंगे, सी यू एट द टॉप, और इस पुस्तक पर आधारित कोर्स द रिचर लाइफ कोर्स, जो हमारी शिक्षण व्यवस्था की इस विशाल जरूरत से ताल्लुक रखते हैं, इतने कारगर साबित हुए कि विद्यार्थी एवं अध्यापक सही नजरिए की बुनियादी बनाने के बारे में मार्गदर्शन पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। असल में सच तो यह है कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि हम अपने नजरिए को बदलने से अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। आम आदमी की भाषा में हम अपने नजरिए से चिपके हुए नहीं हैं। चाहे यह अच्छा, बुरा अथवा उदासीन हो, यह बदला जा सकता। और यह पुस्तक सकारात्मक जीवन का दृष्टिकोण कैसे पाया जाए इस बारे में कुछ जवाब प्रदान करती है। बहुत भारी फर्क। यह आकर्षक विषय जिसे हम नजरिया कहते हैं बहुआयामी है। उनमें से एक का संबंध आशावादिता से है। आशावादी, जैसा कि आप शायद जानते हो, वह व्यक्ति होता है जो अपने जूते बेकार हो जाने पर समझता है कि वह वापिस अपने पैरों पर खड़ा है। रॉबर्ट शुलर ने जिस ढंग से आशावादी और निराशावादी का अंतर बताया है वह मुझे अच्छा लगता है। निराशावादी व्यक्ति कहता है, मैं इस पर तब विश्वास करूंगा जब इसे देख लूंगा। आशावादी कहता है, मैं इसे तब देखूंगा जब इस पर विश्वास कर लूंगा। आशावादी कार्यवाही करता है, निराशावादी बैठा रहता है। आशावादी पानी के आधे गिलास को देखकर कहता है कि यह आधा भरा हुआ है। निराशावादी उसी पानी के आधे गिलास को देखकर कहता है कि यह आधा खाली है। कारण सरल है। आशावादी गिलास में पानी डाल रहा है, निराशावादी गिलास से पानी निकाल रहा है। यह लगभग शाश्वत सत्य है। जो व्यक्ति समाज को कुछ देने के सच्चे प्रयास के बिना समाज से ले रहा है वह निराशावादी और अक्सर भाग्यवादी होता है, क्योंकि उसे यह डर बना रहता है कि उसके लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। वह व्यक्ति जो अपनी ओर से अच्छा प्रयास कर रहा है और कुछ अंशदान दे रहा है, यह आश्वासन और विश्वास है, क्योंकि वह व्यक्ति रूप से समाधान पर काम कर रहा है। जीवन में सफलता और विफलता के बीच अक्सर अंतर केवल 1 या 2 इंच का ही होता है। उदाहरण के लिए, रेस के महान घोड़े नस्लवा ने रेस ट्रैक पर असली दौड़ के 1 घंटे से भी कम समय में $1 मिलियन से भी अधिक धन जीता। सैकड़ों घंटा का परीक्षण
इसमें शामिल था, परंतु टैग पर प्रतिद्वंदी दौड़ का केवल घंटा था। जाहिर है नस्वा कम से कम $1 मिलियन के योग्य था, और $1 मिलियन का घोड़ा सच में एक दुर्बल पशु होता है। आप $1 मिलियन में $10,000 मूल्य के 100 रेस के घोड़े खरीद सकते हैं। यह एक गणितीय सच है। कारण स्पष्ट है। $1 मिलियन के मूल्य का घोड़ा $10,000 मूल्य के घोड़े से 10,000 गुना तेज दौड़ सकता है। ठीक? गलत जवाब। वह केवल 2 गुना तेज दौड़ सकता है। ठीक? फिर गलत है। सच तो यह है कि वह केवल 25% अधिक तेज है, या केवल 10% अधिक तेज है, या 1% अधिक तेज दौड़ेगा। सब के सब गलत जवाब है। $1 मिलियन का घोड़ा $10,000 के घोड़े से कितना अधिक तेज दौड़ सकता है? कई वर्षों पहले अर्लिंगटन फ्यूचरेट में पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर $1,00,000 था। अर्लिंगटन फ्यूचरेट 1/8 मील की दौड़ है, जो कि जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं 71,200 इंच के बराबर होती है। आप यह जानते थे ना? पहले और दूसरे स्थान में अंतर सिर्फ उन 71,280 इंचों में से एक था। ठीक कहा। पहले और दूसरे स्थान में 1/71,280 वह अंतर था, और मैं फिर से कह सकता हूँ कि वह अगले इंच का मूल्य $1,00,000 था। 1974 की केंटकी डर्बी में जीतने वाले जोकी को $27,000 दिए गए। उससे 2 सेकंड से भी कम समय के बाद जो जोकी अपने घोड़े को लेकर चौथे नंबर पर आया, उसे $30 दिए गए। अब यह ठीक है या गलत या असंगत? जीवन का खेल इसी ढंग से खेला जाता है, और हम खेल के नियमों को नहीं बदल सकते। हम जो कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए वह यह कि हम नियमों को अच्छी तरह सीखें और फिर उन्हें अपना श्रेष्ठ योग्यता के हिसाब से खेलें। नज़रिया वह छोटी सी चीज़ है जो बड़ फर्क पैदा कर देती है। जीवन की कहानी बताती है कि वे अक्सर मिनट भर वाली चीज़ें होती हैं, जो हर्ष और विषाद, सफलता और विफलता, जीत और हार का अंतर समझा जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लड़की को बिल्ली का बच्चा कहें तो वह आपसे प्यार करेगी। उसे बिल्ली कह दें तो आप पर मुसीबत पड़ जाएगी। उसे दृष्टि कहें तो आपको नंबर मिलेंगे। उसे दृश्य कह दे तो परेशानियां पड़ जाएंगी। यह बिस्तर पर पड़े रहने वाले उस कंबल का हिस्सा है जो आपको गर्म रखता है। अगर आप इसको नहीं मानते तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कभी नौकरी में नहीं रहे और आपकी चादर छोटी ही रही है। उस घड़ी से जो 4 घंटे से बंद है कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी यह फौरन समझ जाएगा कि घड़ी खराब है और आवश्यक संशोधन कर लेगा। वह घड़ी जो 4 मिनट गलत समय बता रही है, खास तौर से अगर वह धीमी है, सब तरह की परेशानियां पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे सुबह 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है और मैं वहाँ 10:04 पर पहुँचता हूँ, तो मैं एयरलाइंस से की गई व्यवस्था के कारण गंभीर मुसीबत में पड़ जाऊँगा। व्यवस्था इतनी सी है कि उनके जानने के लिए तैयार होने तक अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वे मेरे बिना चले जाएं। पिछली गर्मियों में मैंने पाया कि वे अपने समझौते को पूरा निभाते हैं। मैंने यह भी पाया कि हवाई जहाज़ को उसकी ज़मीन छोड़ने से पहले पकड़ना ज़्यादा आसान है। लगभग में कोई मज़ा नहीं है। जीवन के खेल में आपकी शिकार के लिए दौड़ में सफलता और विफलता का अंतर अक्सर मिनटों में मापा जाता है। खुशी और नाखुशी के सेल का देने और गवा देने के चैंपियन होने और प्रतिभागी होने के बीच के अंतर को अक्सर
इंचों में मापा जाता है, परंतु विजेता और प्रतिभागी के इनामों में अंतर बहुत अधिक होता है। जो सेल आप लगभग करते हैं उन पर कोई कमीशन नहीं मिलता। आप जो शेयर लगभग करते हैं उनमें कोई आनंद नहीं आता, और जो पदोन्नति आप लगभग पाते हैं उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती। जीवन के खेल में किसी भी चीज़ को लगभग करने में कोई रोमांच नहीं है। रोमांच उसे संपन्न करने से आता है, और बहुत बार कार्य संपन्नता और विफलता में अंतर केवल सोचने का सही ढंग रखने का होता है। नजरिए के बहुत से आयाम हैं, और यह भी एक कारण है कि हमने इसे एक पुस्तक में इतने विस्तार से समझाया है। उदाहरण के लिए अपने नजरिए को ले। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं तो आप उसे हासिल कर लेंगे, परंतु अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ते हैं तो आप और बेहतर ग्रेड हासिल करेंगे, तथा और अधिक ज्ञान यदि आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप शायद उससे कर लेंगे। सेल को इस ढंग से करने की कोशिश कीजिए कि आपका एक कैरियर बन जाए, तो आप पहले से अधिक सेल करेंगे और इस प्रक्रिया में अपना कैरियर बना लेंगे। यदि आप वेतन के लिए काम कर रहे हैं तो यह आपको मिलेगा, परंतु यह थोड़ा होगा। यदि आप कंपनी जिसका कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो आपको न केवल अधिक वेतन मिलेगा बल्कि आपको निजी तसल्ली मिलेगी और अपने साथियों से सम्मान भी। अपनी कंपनी के लिए अंशदान असीमित रूप से बड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि आपके व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक पारितोषिक बड़े होंगे। इस कहानी में यह काफ़ी अच्छी तरह बताया गया है। कई वर्ष पहले एक अत्यधिक गर्मी के दिन आदमियों का एक दल रेल की पटरी के नीचे बिछी सड़क पर काम कर रहा था कि एक धीमी गति से चलती हुई ट्रेन ने उनके काम में व्यवधान डाल दिया। ट्रेन धीमी होती होती बिल्कुल रुक गई और आखिरी डिब्बे, जो कि प्रसंगवश व्यक्तिगत आदेश पर बनाया गया था और वातानुकूलित था, कि खिड़की खुली। एक दोस्ताना आवाज बाहर आई, डेव, क्या तुम हो? दल के मुखिया डेव एंडरसन ने पलटकर कहा, हाँ जिम, मैं ही हूँ, और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। इस खुशगवार बातचीत के साथ ही डेव एंडरसन को रेल रोड के प्रेसिडेंट जिम मर्फी ने अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। 1 घंटे से भी अधिक समय तक वे लोग हंसी लगे करते रहे, और फिर ट्रेन के चलने पर उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। डेव एंडरसन के दल ने तुरंत ही उसे घेर लिया, और उनमें से एक आदमी ने इस बात पर अचरज जाहिर किया कि वे रेल रोड के प्रेसिडेंट जिम मर्फी को व्यक्तिगत दोस्त के रूप में जानता था। डेव ने फिर बताया कि 20 वर्ष से भी अधिक हुए जब उसने और जिम मर्फी ने एक ही दिन रेल रोड के लिए काम करना शुरू किया था। उन आदमियों में से एक ने थोड़ी हंसी और थोड़ी गंभीरता से डेव से पूछा कि ऐसा क्यों, कि आप अभी भी तेज धूप में काम कर रहे हैं और जबकि जिम मर्फी प्रेसिडेंट बन गया है। कुछ उदास लहजे में डेव ने बताया, 23 वर्ष पहले मैं $1.7 प्रति घंटे के लिए काम करता था और जिम मर्फी रेल रोड के लिए काम करता था। सकारात्मक सोच नजरिया शब्द कहते ही अधिकांश लोग सकारात्मक और नकारात्मक सोचने के ढंग के संबंध में सोचते हैं। हालांकि जैसा आप देख रहे हैं, दृष्टिकोण के बहुत आयाम हैं, परंतु इस वक्त उनमें जो सबसे अधिक परिचित है उस पर चर्चा करूंगा। आइए नजरिए के सकारात्मक पहलू पर इकट्ठा गौर करें। सकारात्मक सोच की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो मैं जानता हूँ वह मेरी बेटी सूजन से मिली है। जब उसकी आयु 10 वर्ष की थी, मैं अभी पेन्ना कोला फ्लोरिडा से यूएस नेवी के लिए बहुत से सेमिनारों का संचालन करके लौटा ही था। मेरे परिवार ने मुझे अटलांटा एयरपोर्ट से ले लिया था और हम स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। मैं उस दौरे को लेकर काफ़ी रोमांचित था और मेरी रेड हैट को कुछ विवरण सुना रहा था। मैंने सूजन की सहेली को उससे पूछते हुए सुना कि उसके डैडी जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। सूजन ने उसे बताया कि मैं सकारात्मक सोच की सामग्री बेचता हूँ। स्वाभाविक रूप से
उस नन्ही सहेली ने जानना चाहा कि सकारात्मक सोच की सामग्री क्या होती है। सूजन ने समझाया, ओ यह वो चीज़ है जो आपको जब आप वास्तव में बुरा महसूस कर रहे हो तब भी वास्तव में अच्छा महसूस करा देती है। मैंने सकारात्मक सोच को इससे बेहतर ढंग से समझाए जाते हुए कभी नहीं सुना। आप किस तरह सोचते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनते हैं।